हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं जैसे एक विषय संकल्पना के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राज्य स्पेशल परीक्षाओं की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन देख मिलता है, ये पूरी की पूरी श्रृंखला देख मिलती है। तो इसी के अंतर्गत हम आपके साथ कनेक्ट हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी क्या करेगा, इस सेशन में जुड़ जाएगा ताकि चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु इसी पर्याय के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है और इसी क्रम के साथ ही आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। तो चलिएगा एक एक बिंदुओं को देखते हुए एक एक प्रश्नों को समझते हुए आप सबके साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी जीके का और विशेष आपका क्रम है कि आने वाली परीक्षाओं में आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ या प्रदर्शन कर पाएँ तो उसके सापेक्ष आप इस सिद्धार्थ बैच को ले सकते हैं। क्योंकि इस सिद्धार्थ बैच की जब बात की जाए तो ये केवल आपको 99 रुपए में दिया जा रहा है। और इसकी खास बात क्या है कि इसके अंतर्गत गुणवत्ता परख आप कह सकते हो कि बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित, ठीक है? बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेशन आपको देख मिल जाता है। आज के संबंध की अगर बात की जाए तो आप यह कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह आपके जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन से प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेज होती हैं, 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1000 प्रश्न संग्रह होते हैं, यूपी की ई बुक होती है, हस्तलिखित नोट होता है, क्लास की पीडीएफ होती है और आपके डाउट सेशन होते हैं। ये सारी चीज़ें एक क्रम में आपको प्राप्त होती हैं। इवन आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को जो आयोजित की जानी है, उसको बड़े अच्छे तरीके से क्रैक करना, तो उस लिए ख़ास करके 10 अंग्रेजी और 10 हिंदी भाषा का टेस्ट भी आप देख सकते हैं और ये कितने में मिलेगा? तो ये भी आपको केवल 20 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, किस सापेक्ष ख़ास करके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर के। बिंदु की जब बात की जाए तो बिंदु के रूप में आज की क्लास की शुरुआत, लेकिन उससे पहले ये मोटिवेशन कोट की अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश केवल जुए में होती है। बिल्कुल सत्य बात कही जा रही है, क्योंकि हमारे ही बीच में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जो सदैव किस्मत के लिए लड़ते हैं। कहते हैं कि किस्मत में होगा तो चीज़ें होंगी। भाई परंपरा में वो चीज़ें रहती हैं, हम मानते हैं, लक आपका मैटर करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक मूल होता है वो होता है आपका कर्म। लक एक सेकेंडरी पार्ट है। आप मेहनत ही ना करिए, आप निवाले को खाने के लिए उठाइए हिम्मत, क्या आपका खाना आपके मुँह तक पहुँच जाएगा? कभी नहीं। तो आपको थोड़ा-सा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसी नाते ये बात बड़ी अच्छी तरीके से कही जा रही है कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत की जो संकल्पना है, किस्मत केवल जुए में आजमाई जाती है, ना कि आपके किसी ऐसे क्षेत्र में। तो इस नाते सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत पर विश्वास करिए। किस्मत की जो संकल्पना है, वह आपके जुए में ही आपको देख मिलती है। तो आज के क्रम की अगर बात की जाए तो आज के क्रम में खास करके पहले प्रश्न से जुड़ते हैं। पहला प्रश्न आप सबके लिए है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में अमरूद का उत्पादन नहीं किया जाता है? ठीक है। अमरूद उत्पादन की जब बात की जाए तो अमरूद उत्पादन हमारे यूपी में कहाँ पर नहीं किया जाता है? कौन-सा जिला ऐसा है जहाँ पे अमरूद उत्पादन नहीं होता है? बेसिक अगर देखा जाए तो ये जिला होगा आपका अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी या फिर आपके हमीरपुर। अमरूद की जब बात की जाए तो अमरूद का उत्पादन किस एक जिले में नहीं देखने को मिलता है? पहली बात तो अमरूद की जब बात की जाए तो अमरूद हमारे यहाँ पे कई बार आपने इसको सुना होगा। बेसिक हमारे यहाँ पर लोग इसको एक नाम भी देते हैं, गरीबों का सेव, ठीक है? गरीबों का सेव भी इसे कहा जाता है अमरूद को। इवन इसी अमरूद की जब बात की जाए तो इसी अमरूद के अलावा एक और फल होता है जिसको नाम देते हैं बेर, ठीक है? तो बेर की जब बात की जाए तो बेर को भी क्या कहा जाता है? गरीबों का सेव कहा जाता है, ठीक है? मुख्यतः अगर देखा जाए तो अमरूद की उपलब्धता के आधार पे इसके कुछ किस्म आपने ज़रूर सुन रखे होंगे। अगर किस्म की बात की जाए जैसे नाम आपने सुना है किसके बारे में? लाल सुर्ख। लाल सुर्ख की जब बात की जाए तो लाल सुर्ख इसका क्या होता है? एक किस्म आपको दिख मिलता है। इवन आपने नाम सुना होगा सरदार 49। सरदार 49 की जब बात की जाए तो सरदार 49 ये आपको दिख मिलता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ललित सुर्ख की जब बात की जाए तो लाल सुर्ख या ललित सुर्ख ये दोनों एक ही नाम आपको देख मिल जाते हैं, ठीक है?
और सरदार के अलावा अगर देखा जाए तो आपका लखनऊ 49, ठीक है। लखनऊ 49 की जब बात की जाए तो लखनऊ 49 क्या होता है, ये भी इसका एक किस्म आपको देखने को मिल जाता है। तो लाल सुर्ख या फिर ललित सुर्ख, साथ ही साथ सरदार, लखनऊ 49 ये क्या होते हैं, यह आपके अमरूद के कुछ विशेष किस्म आपको देखने को मिलते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा गाँव देहात में इसका बहुत ज़्यादा स्तर पे उत्पादन किया जाता है। लेकिन यूपी की एक नगरी है जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज को हम क्या कहते हैं? प्रयागराज को तो हम अमरूद नगरी के रूप में भी नाम देते हैं। क्योंकि भारी मात्रा में अमरूद का उत्पादन ये आपका जो प्रयागराज है, वहाँ पे आपको दिख मिलता है। प्रयागराज के अंतर्गत खास करके इस अमरूद से क्या होता है, आपने देखा होगा जेली वगैरह की जब बात की जाए, तो जेली वगैरह प्रोडक्ट जो होते हैं, यह आपके यहाँ पर अधिक मात्रा में बनाए भी जाते हैं। अब बात आती है कि अमरूद का उत्पादन हमारी यूपी में कहाँ नहीं होता है, तो शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा प्रयागराज तो हो ही जाएगा। प्रयागराज के ही पास पड़ता है कौशाम्बी जिला, तो ये भी आपके इसी संदर्भ में होगा। और प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज के इस अवध क्षेत्र को हम खास करके एक अमरूद पट्टी के रूप में चिन्हित किए हैं। तो अमरूद पट्टी के संदर्भ में अयोध्या भी शामिल होता है। ये हमीरपुर इसमें शामिल नहीं है। हमीरपुर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। और इस बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से की जब बात की जाए, तो ये काफ़ी जाना जाता है अपने यहाँ पे जूता निर्माण के लिए, ठीक है? तो जूती की जब बात की जाए तो हस्तनिर्मित जूती के लिए इसका नाम लिया जाता है और हमीरपुर ज़िले को हम कई बार चिन्हित किए हैं, किसके लिए? अपने यूपी में जैविक खेती के लिए, ठीक है? तो जैविक खेती की जब बात की जाए तो जैविक खेती के लिए ये हमीरपुर ज़िला जाना जाता है। तो हमीरपुर में अमरूद का उत्पादन बेसिक से नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रयागराज, लखनऊ प्रयागराज, अयोध्या, कौशाम्बी इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है, अमरूद का उत्पादन आपका किया जाता है। आज अमरूद उत्पादन की जब बात की जाए तो अमरूद उत्पादन में यूपी का जो स्थान है, वो देश में पहला स्थान भी है। मतलब अच्छा खासा अमरूद हम क्या करते हैं, यूपी में उगाते भी हैं, ठीक है? अमरूद के अलावा आप यहीं पे कह सकते हो आम का भी उत्पादन, ठीक है? तो आम उत्पादन की जब बात की जाए तो आम उत्पादन में भी और पपीता उत्पादन की जब बात की जाए तो पपीता उत्पादन में भी हमारे यूपी का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो आम उत्पादन, पपीता उत्पादन, अमरूद उत्पादन इन सब में यूपी का नाम क्या होता है? पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? आगे की बात की तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में जो विधानमंडल है, ये कैसा है? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है, वह हमें देखने को मिलता है। इसके नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित होता है द्विसदनात्मक, एक सदनात्मक। उत्तर प्रदेश में संसद व्यवस्था है या यहीं पे आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश में खास करके कोई व्यवस्था नहीं है। तो विधानमंडल की जब बात की जाए तो इस विधानमंडल का पर्याय हमें देखने को मिलता है। विधानमंडल, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल की जब बात की जाए तो विधानमंडल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे केंद्र में संसद है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये संसद का प्रतिरूप आप इसे कह सकते हैं, ठीक है? संसद का प्रतिरूप यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं। इसके बारे में जो प्रावधान है, वो आपने देखा भी होगा। संविधान की जब बात की जाए तो संविधान की अनुसूची की जब बात की जाए तो अनुच्छेद 168 में इसके बारे में पूरा प्रावधान है। और प्रावधान ये है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा और विधानमंडल की संकल्पना की जब बात की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर आपके सुनिश्चित किया गया है, वो ये है कि इसमें क्या होगा, पहली बात तो राज्यपाल होंगे, क्या होगा? यहाँ पे राज्यपाल की जब बात की जाए तो एक अभिन्न हिस्से के रूप में राज्यपाल इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल के अलावा इसमें क्या होगा, एक द्विसदनात्मक व्यवस्था हमें देखने मिलेगी और द्विसदनात्मक व्यवस्था की जब बात की जाए तो इसमें क्या होगा, एक आपका हमारे यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा और विधानसभा के अलावा एक हमारा हो जाएगा विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसके अंतर्गत आपके शामिल हो जाते हैं। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था की जब बात की जाए तो द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में जो ये विवरण मिलता है, ये विधानसभा की जब बात की जाए तो ये चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो ये अनुच्छेद 170 में प्राप्त हो जाती है, ठीक है? और विधान परिषद की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे विवरण मिलता है, तो ये आपके अनुच्छेद 169 में प्राप्त हो जाती है। बेसिकली विधानसभा की जब बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे निम्न सदन की संज्ञा दे देते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और इसी तरीके से विधान परिषद की जब बात की जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम अपने यहाँ पे उच्च सदन का नाम दे देते हैं।
तो विधान परिषद हमारे यहाँ पर उच्च सदन हो जाता है और विधानसभा हमारे यहाँ पर निम्न सदन कही जाती है। बेसिक आपने देखा होगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राज्य के सापेक्ष हमारे यहाँ पे क्या है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे एक सदन विधानसभा के रूप में जाना जाता है, एक सदन क्या होता है विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। बाकी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपकी विधान परिषद है, सब में नहीं है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हमारी यूपी की जो व्यवस्था है वो कैसी है, विधानसभा के स्वरूप में या आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने मिलती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि विधानसभा जो है इसका चुनाव जो होता है ये प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनका चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पे आपका आयोजित किया जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो 403 सदस्य यहाँ पे आपके चुने जाते हैं। 25 वर्ष की जो है वह क्या है, वह आपकी आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित है। और यही सेम प्रोसीजर आपके विधान परिषद के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल सदस्यों का जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। हाँ, सदन इसे भंग नहीं कर सकते, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सदस्यों की जब बात की जाए तो वर्तमान में 100 सदस्य हैं। आयु सीमा की जब बात की जाए तो आयु सीमा क्या होती है, वर्तमान में 30 वर्ष आपका यहाँ पे सुनिश्चित है। तो ये आपके नाम देख लेते हैं किसके रूप में, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था आज हमारे यूपी में स्थित है। ठीक है, नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन-सा जिला है जो बिहार और नेपाल के साथ बॉर्डर को क्या करता है, स्पष्ट करता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का आखिर ऐसा कौन-सा जिला है, जो बेसिक रूप में क्या करता है नेपाल और बिहार के साथ अपना बॉर्डर अटैच करता है या उसके साथ अपने विषय को साझा करता है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर या फिर आपके बलरामपुर के रूप में कौन-सा नाम यहाँ पे आपको देख मिलता है? उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला नेपाल और बिहार के साथ बॉर्डर अटैच करता है? मुख्यतः अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे यूपी का पूरा एक एरिया होता है, ठीक है? और इस यूपी की जब बात की जाए, तो इसमें आपने सुना भी होगा 8 राज्य क्या करते हैं, 8 राज्य यहाँ पे सीमा साझा करते हैं। इन 8 राज्यों की जब बात की जाए तो इनमें किसका-किसका नाम आता है? तो बेसिक से आपने सुना होगा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के अलावा आपने यहीं पे नाम सुना किसके? हरियाणा के बारे में, हरियाणा, हरियाणा के साथ आपका राजस्थान, राजस्थान के अलावा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा आप यहीं पे कह सकते हो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा आप यहीं पे कह सकते हो झारखंड और झारखंड के अलावा आप यहीं पे नाम दे सकते हो बिहार। ठीक है? तो कितने राज्य हो गए? बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7 और फिर आपका उत्तराखंड 8। ये 8 राज्य आपके क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। 8 के अन्यत्र यहाँ पे एक आपने केंद्र शासित के बारे में सुना होगा, जिसको हम दिल्ली के रूप में नाम देते हैं और दिल्ली की जब बात की जाए तो ये यूनियन टेरिटरी के रूप में आती है, अर्थात 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली। ये क्या करते हैं, यह अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। अब यहाँ सीमा साझा करने की जब बात की जाए तो एक सीमा और आपने कई बार सुना होगा चर्चा में, जो यहाँ से आपको देख मिलती है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम क्या है, नेपाल। नेपाल हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कुल 7 जिले के सापेक्ष में 579 किलोमीटर, कितना? 579 किलोमीटर की जब बात की जाए तो 579 किलोमीटर की सीमा इसके साथ साझा होती है। अब यहाँ पे जो 579 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, तो इसमें कुल 7 जिले आपके सीमा साझा करते हैं और 7 जिलों के सापेक्ष यहाँ पे अंतिम में जो सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है महाराजगंज। तो महाराजगंज जिले की जब बात की जाए तो महाराजगंज जिले का नाम आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि महाराजगंज जिला ऐसा है जो क्या करता है, आप कह सकते हो कि मुख्य रूप से यहाँ बिहार और नेपाल इन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले की जब बात की जाए तो इसका नाम क्या होता है, महाराजगंज। ठीक है, नो डाउट कुशीनगर भी जिला साझा करता है, लेकिन महाराजगंज की जब बात की जाए तो महाराजगंज का नाम इन दोनों के साथ आपको देखने को मिल जाता है। हमने कई बार बताया नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों के बारे में, तो अगर आपको याद आ रहा है तो आप याद करिएगा कि महाराजा सिद्धार्थ ने, किसने? महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को
बलराम को सस्ती इलायची वाली, क्या, इलायची वाली खीर पिलाई। क्या किया? खीर पिलाई। तो इससे जो नाम मिल जाता है वह क्या मिलता है? महाराजा नाम से पता चल रहा है महाराजगंज। ठीक है, जिस जिले को हमने चूज किया है। ठीक है, इसके अलावा सिद्धार्थनगर से आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के अलावा अगर देखा जाए तो बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के अलावा श्रावस्ती, श्रावस्ती, इलाइच अर्थात बहराइच, बहराइच, आपका खीर अर्थात लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के अलावा आप कह सकते हो यहाँ पे पीलीभीत। तो यह जिले के रूप में क्या होता है, आपके अलग अलग नाम देख मिलते हैं। तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ये 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते, और उसमें फिर महाराजगंज की जब बात की जाए तो महाराजगंज का नाम आपको देख मिलता है, क्योंकि ये क्या करता है, बिहार और नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को अटैच करता है। ठीक है, नाम आता है कि 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो यहाँ पे मथुरा से इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो यहाँ पे मथुरा से इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कदम सिंह के द्वारा, देवी सिंह के द्वारा, तात्या टोपे के द्वारा, या फिर नाना साहब के द्वारा? कौन से कैसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा मथुरा क्रांति का नेतृत्व किया गया 1857 सापेक्ष? 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो शुद्ध रूप से पहली बात तो यही आती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जो शुरुआत हुई वह 10 मई 1857 को हुआ। कहाँ से? आपके मेरठ से। और यही कारण है कि मेरठ को हम क्या बोलते हैं? क्रांति नगरी की संज्ञा दी जाती है, क्रांति नगरी की संज्ञा दी जाती है। खास करके अगर देखा जाए तो शुरुआत के सापेक्ष में रोटी और कमल, ये आपने क्या देखा? रोटी और कमल की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे चिन्ह के रूप में आपका स्वीकार किया गया। शुरुआत करने के सापेक्ष में इसको एक अन्य नाम भी प्राप्त होता है, सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह की जब बात की गया, क्योंकि आप भी जानते हैं एक विशेष वर्ग के सिपाही जिसका नाम था काली पलटन सिपाही, काली पलटन सिपाही, तो इन्हीं लोगों के ग्रुप के द्वारा क्या किया गया, इस विद्रोह को किया गया, जिसके सापेक्ष में आपने सुना भी होगा तात्कालिक कारण जो बताए जाते हैं वो चर्बी लगे कारतूस। क्या? चर्बी लगे कारतूस की जब बात की जाए तो चर्बी लगे कारतूस इसके तात्कालिक कारण माने जाते हैं। एक व्यक्ति ने इसको भारत का पहला स्वाधीनता आंदोलन भी नाम दिया है। ठीक है, भारत का पहला स्वाधीनता आंदोलन की जब बात की जाए तो भारत का पहला स्वाधीनता आंदोलन अगर किसी ने नाम दिया है तो ये किसके द्वारा? तो ये नाम आता है बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर की जब बात की जाए तो बीडी सावरकर के द्वारा इसे क्या बोला गया है? भारत का पहला स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, हालांकि बाकी लोगों ने इसको केवल सिपाही विद्रोह ही बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग लोकेशन से अलग अलग लोगों के द्वारा विद्रोह यहाँ पे किया गया। जैसे नाना सिंह और तात्या टोपे की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित थे? ये आपके कानपुर नगर से समित आते हैं। ठीक है, कानपुर से इनका संबंध आपको दिख मिलता है। देवी सिंह की जब बात की जाए तो देवी सिंह का संबंध कहाँ से आता है? तो देवी सिंह का संबंध आता है मथुरा से। कदम सिंह की जब बात की जाए तो ये कहाँ से आते हैं? ये आपके बरेली से, बरेली से कदम सिंह। यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने लियाकत अली का नाम सुना होगा, ये कहाँ से? तो लियाकत अली की जब बात की जाए तो ये आपके प्रयागराज से, प्रयागराज से। यहीं पे आपने बेगम हजरत महल का नाम सुना होगा, तो बेगम हजरत महल ये कहाँ से? अगर इनकी बात की जाए तो यह आपके लखनऊ से। आपने गजोधर का नाम सुना होगा, गजोधर की जब बात की जाए तो गजोधर का संबंध कहाँ से? या आपके गोरखपुर से, गोरखपुर से गजोधर सिंह। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्लाह का नाम, मौलवी अहमदुल्लाह की जब बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से है? मौलवी अहमदुल्लाह की जब बात की जाए तो ये फैजाबाद से। साथ ही अगर यहीं पे देखा जाए तो झांसी से, झांसी की जब बात की जाए तो झांसी से किसका संबंध? रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्या किया? इसका पूरा का पूरा नेतृत्व किया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की जब बात की जाए तो अलग अलग लोगों के द्वारा खास करके इसका विद्रोह का एक नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो जहाँ पे देवी सिंह की जब बात की जाए तो उन्होंने मथुरा से इसका नेतृत्व किया। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो आगे के संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में 80,000 ऋषियों की तपोभूमि या फिर 80,000 तीर्थों की भूमि
के रूप में नाम हम दे पाते हैं, खास करके सीतापुर में, रामपुर में, बाराबंकी में या फिर आजमगढ़ में? कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जिस लोकेशन को हम चिन्हित करते हैं अपने यहाँ पे 80,000 तीर्थों की भूमि, 80,000 तीर्थों की भूमि के रूप में किस एक लोकेशन को हम नाम देते हैं? खासा अगर इसकी बात की जाए तो ये सीतापुर, रामपुर, बाराबंकी या फिर आपके आजमगढ़ में कौन सा नाम यहाँ देखने मिलता है? तो यूपी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो इसका जो नाम समेत हमें देख मिलता है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? 80,000 ऋषियों की तपोभूमि। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये तपोभूमि कई बार अलग-अलग नामों से जानी जाती है। 80,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कही जाती है और आपने सुना होगा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कही जाती है। ठीक है, तो 80,000 या फिर 88,000 ऋषियों का संदर्भ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इवन ऋषियों की बात की तो ऋषियों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो वेदव्यास हैं, वेदव्यास जिन्होंने वेद पुराण, महाभारत वगैरह की रचना की है, उनका संबंध यहाँ से आपको दिख मिलता है। तो वेदव्यास आश्रम की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं पर दिख मिलता है। आपने यहीं पे एक नाम सुना होगा, एक तीर्थ स्थल जिसका नाम है मिश्रिक। मिश्रिक तीर्थ स्थल की जब बात की जाए तो यहाँ पर किसका संबंध है? यहाँ पे आपने नाम सुना होगा महर्षि दधीची के बारे में। महर्षि दधीची की जब बात की जाए तो महर्षि दधीची का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि महर्षि दधीची की जब बात की जाए तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, अपनी अस्थियों को दान दे दिया था। ठीक है, तो अस्थियां दान देने की जब बात की जाए तो अस्थियां दान दे दी थी, और अस्थियां दान की जब बात की जाए तो इससे बनाया गया था वज्र, और वज्र से क्या किया गया था, हमारे यहाँ पे आपने सुना भी होगा, खास करके जब हम बात करते हैं बित्तासुर, तो बित्तासुर नामक राक्षस का क्या कर सकते हैं, संहार किया गया था। किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। इंद्र के द्वारा इसका संहार किया गया था, लेकिन जो इस्तेमाल किया जाने वाला अस्त्र था वो कोई तीर धनुष भाला नहीं बल्कि वज्र था। तो ये महर्षि दधीची के ही संबंध में आपको दिख मिलता है। इस स्थल की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने सीता कुंड का नाम सुना होगा। सीता कुंड के अलावा यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, इसे चक्र तीर्थ भी नाम दिया जाता है। ठीक है, इसे चक्र तीर्थ भी नाम दिया जाता है क्योंकि बेसिक आप कह सकते हो यहाँ पे क्या है, एक आपको चक्र कुंड भी देख मिलता है। ठीक है, तो चक्र कुंड की जब बात की जाए तो चक्र कुंड भी आपको देख मिलता है, इसी कारण से इसको चक्र तीर्थ भी नाम दिया जाता है। अब ये स्थल कौन सा है? ये स्थल है आपका सीतापुर। सीतापुर जिले की जब बात की जाए तो सीतापुर जिले में ये सारे लोकेशन आपको देख मिलते हैं। वैसे सीतापुर जिले की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने टोडरमल के बारे में भी सुना होगा। टोडरमल की जब बात की जाए तो टोडरमल का क्या है, यहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, टोडरमल की जब बात की जाए तो टोडरमल का जन्म आपके सीतापुर में हुआ है, और सीतापुर में आपने कई बार सुना होगा, हमारे प्रदेश की जब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनजाति के बारे में, ठीक है, तो अनुसूचित जाति की जब बात की जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वह भी यहीं पे आपके निवास करती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो सीतापुर में ही निवास करती है। अभी आपने सुना होगा इसको एक वैदिक सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। किसके रूप में? वैदिक सिटी का जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसको चिन्हित किया गया है, और इसको इसके अंदर चिन्हित करते हुए डेवलप किया जा रहा है। यहाँ का एक लोकेशन काफ़ी फेमस है जिसका नाम है नैमी सारण्य। क्या बोलते हैं? नैमी सारण्य की जब बात की जाए तो नैमी सारण्य का नाम ध्यान रखिएगा, यह यहाँ का काफ़ी फेमस एक स्थल हो जाता है, जिसे सरकार भी डेवलप करी है और ये तीर्थ स्थल के रूप में जाना भी जाता है। तो नैमी सारण्य की जब बात की जाए तो नैमी सारण्य का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपके इसी सीतापुर में पड़ता है, और इसी लोकेशन को हम 80,000 या 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की भी संज्ञा दे पाते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, कौन सा स्मारक हमारे वृंदावन में नहीं स्थित है? आज वृंदावन की जब बात की जाए तो वृंदावन में यह स्थल नहीं देख मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये समित है प्रेम मंदिर, अंग्रेज मंदिर, गिरिह कुंज या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कौन सा लोकेशन ऐसा है जो आपके वृंदावन में नहीं स्थित है? अब वृंदावन की जब बात की जाए तो वृंदावन में क्या नहीं स्थित है? मुख्यतः आप कह सकते हो, अगर स्थल की बात की जाए तो स्थल के स्वरूप में पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेम मंदिर, ये तो कह सकते हो कि हम इसे, अगर हम धरती का स्वर्ग कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। खास करके मंदिरों के सापेक्ष में सबसे शालीन मंदिर बनाया गया है, क्योंकि मुख्य रूप से हम प्रेम की निशानी तो हमेशा ताजमहल को नाम देते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम की निशानी अगर शुद्ध रूप से कोई कही जाए तो आपका प्रेम मंदिर है, जो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि आपके वृंदावन में देखने को मिल जाता है। आपने सुना भी होगा, वो कुछ नाम है शायद कृपालु महाराज करके, जिनके द्वारा क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, कृपालु महाराज की जब बात की जाए तो कृपालु महाराज से समेत ये
आप कह सकते हो कि जिन्होंने क्या किया है, अलग-अलग देशों में भी जो भगवान कृष्ण की धुन है, जिसे हम राधे राधे नाम देते हैं, तो उस सापेक्ष में उसको अलग-अलग लोकेशन में फैलाया, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो अंग्रेज मंदिर, ये भी आपको यहाँ पे देख मिलता है, जो बताया जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया है। गिरी कुंज की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं पे देख मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा, ये जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, यह यहाँ पे आपको नहीं देख मिलता है। क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति क्या है? ये आपकी मथुरा में स्थित है, ठीक है। मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में इसका नाम देख मिल जाता है, और ख़ास करके इसको कई बार हम लोग क्या नाम देते हैं, अपने यहाँ पे केशव राय का मंदिर भी नाम देते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इस मंदिर को हमारे यहाँ पर एक शासक था जिसने तुड़वाया भी था, जिसका नाम औरंगज़ेब के रूप में आपने सुना होगा। औरंगज़ेब की जब बात की जाए तो औरंगज़ेब ने इसे तुड़वाया था। लेकिन हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अहिल्याबाई होलकर की जब बात की जाए तो अहिल्याबाई होलकर का नाम ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा क्या किया गया है? इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर की जब बात की जाए तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका क्या किया गया है? एक तरीके से कह सकते हो पुनर्निर्माण कराया गया है। पुनर्निर्माण की जब बात की जाए तो पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया है। औरंगजेब ने क्या किया था? इसको तुड़वाया था। औरंगजेब की जब बात की जाए तो उन्होंने इसको तुड़वाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ये आपके मथुरा में पड़ता है। वृंदावन में और भी कुछ लोकेशन है, जैसे आपने नाम सुना होगा इसके अलावा पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर जिसको हम खास करके 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर भी कह देते हैं, ठीक है। तो 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर यहाँ पे स्थित है। जैसे वृंदावन में आपने सुना होगा किसके बारे में? हरिदास जी का आश्रम। तो हरिदास आश्रम की जब बात की जाए तो हरिदास आश्रम यहीं पे स्थित है, जो बेसिकली यहाँ पे पड़ता है निधिवन नाम के लोकेशन में, ठीक है। तो निधिवन लोकेशन की जब बात की जाए तो वहाँ पे हरिदास आश्रम ये आपको देख मिलता है। तो ये सब आपके वृंदावन में स्थित है। वृंदावन नाम कैसे आता है? तो हिंदी आप पढ़ते होंगे, कई बार आपने सुना होगा वृंदावन जो नाम दिया जाता है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। हमारे यहाँ पर एक शब्द है जिसका नाम है वृंदा, और एक का नाम है वन, ठीक है। तो वन का मतलब क्या होगा? वन का मतलब अपने आप में ही हो गया एक तरीके से जंगल, ठीक है। और वृंदा का मतलब क्या होता है? तो वृंदा का मतलब होता है तुलसी, अर्थात एक ऐसा जंगल जहाँ पे क्या है? तुलसी के अत्यधिक मात्रा में पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु की जब बात की जाए तो भगवान विष्णु के सापेक्ष में तुलसी काफ़ी पवित्र माना जाता है, उनसे समित माना जाता है। तो तुलसी का बगीचा जहाँ पे, वहीं पे नारायण हरि का वास, और इसी नाते यहाँ पे ये रहते भी थे। नाम आता है कि मुगल चित्रकला शैली की जब बात की जाए तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? मुगल चित्रकला शैली की जब बात की जाए तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? हुमायूँ के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, या फिर शाहजहां के द्वारा? कौन से व्यक्ति होते हैं जिसने मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी? बेसिकली आप कह सकते हो कि जब हमारे यहाँ पर मुगल आए तो मुगल के द्वारा अलग-अलग कार्य किया गया था। उन्हीं कार्यों की जब बात की जाए तो उन्हीं कार्यों में मुगल चित्रकला शैली का नींव रखा गया, मतलब उसकी शुरुआत करी गई। वैसे अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो मुगल काल में खास करके आपने सुना होगा, मुगल काल की जब बात की जाए तो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल, ये किससे नाम दिया जाता है? तो स्वर्ण काल की जब बात की जाए तो ये जो नाम दिया जाता है, ये हमारे यहाँ पे नाम दिया जाता है शाहजहाँ के बारे में। सॉरी, जहांगीर के बारे में। क्या बोलते हैं? जहांगीर। आपने सुना भी होगा, बताया जाता है कि जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी पिक्चर को देख करके उसको वैल्यूएट कर देता था कि इसका कौन-सा पार्ट किसके द्वारा बनाया गया। मतलब चिड़िया की आँख कौन बनाया और चिड़िया के बाकी हिस्से को कौन बनाया। तो ये चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के, ठीक है। यहीं पे अगर देखा जाए तो मुगल काल में स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की जब बात की जाए तो स्थापत्य कला का जो हम स्वर्ण काल कहते हैं, ये किसको नाम देते हैं? तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल हमारे यहाँ पे कहा जाता है, वह किसको नाम दिया जाता है? तो यह नाम दिया जाता है हमारे यहाँ पे शाहजहाँ को, ठीक है। शाहजहाँ की जब बात की जाए जिसने क्या किया है? आपका ताजमहल बनवा रखा है, तो इस नाते स्थापत्य कला का स्वर्ण काल हम शाहजहाँ को नाम देते हैं। अब बात आती है चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? तो चित्रकला की जो शुरुआत होती है, ख़ास करके अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हमारे यहाँ पे शुरू किया गया था, आप भी जानते हैं, किसके माध्यम से? तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था हुमायूँ के माध्यम से। हुमायूँ हमारे यहाँ पर क्या किया था, अलग-अलग प्रकार के जो बाबर के द्वारा साथ में लाए गए लेखक वगैरह थे, चित्रकार वगैरह थे,
उनको एक तरीके से प्रमोट करना ये इसने चालू किया था। तो चित्रकला शुरुआत की जब बात की जाए तो ये हुमायूँ के द्वारा किया गया। अच्छा, एक बिंदु का आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर ये जो चित्रकला होती है, ये जो संगीत शिक्षा होती है, ठीक है? या जो आप कह सकते हो कि मदिरा वगैरह होता है, इसको हमारे यहाँ पे बैन कर दिया था। और इसको बैन करने वाला कौन था? बैन अर्थात बंद कर दिया था। तो इसे बंद करने वाला कौन था? तो इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम जो हमें समय देख मिलता है, उसका नाम क्या आता है? तो उसका नाम आपने सुना होगा औरंगज़ेब के रूप में, ठीक है? औरंगज़ेब की जब बात की जाए तो बताया जाता है कि औरंगज़ेब एक ऐसा शासक था, जिसने चित्रकला, संगीत, मदिरा इन सब चीज़ों को बंद कर दिया था। बेसिकली चित्रकला से संबंधित जो आपके पेंटर वगैरह थे, उनको भी उनकी हायरिंग समाप्त कर दी थी, ठीक है? एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा अवध की कला। अवध की कला की जब बात की जाए तो अवध की कला का स्वर्ण काल हम किसे कहते हैं? ठीक है? अवध की कला का जो स्वर्ण काल हम कहते हैं, वह बेसिक हम किसको नाम देते हैं? तो अवध की कला के दृष्टिकोण से जो स्वर्ण काल माना जाता है, वह किसके शासन काल को माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारे यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह का नाम ध्यान रखिएगा। इनके सापेक्ष में क्या था, अवध का जो रीजन है, वो अपने टॉप लेवल पे था। मतलब यहाँ पे अगर हम कला की बात करें, जो कथक है, ठुमरी है, इन सब विधाओं को लेकर के, तो यह समय काल इनका अवध के स्वर्ण काल का माना जाता है, नवाब वाजिद अली शाह का शासन काल, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो आगे के संदर्भ में एक नाम आता है कि साहित्य कला का स्वर्ण काल हम किसे नाम देते हैं? क्या बोलते हैं? साहित्य कला का स्वर्ण काल हम किसे नाम देते हैं? हुमायूँ को, जहांगीर को, अकबर को या फिर शाहजहाँ को? हमारे यहाँ पर साहित्य कला का स्वर्ण काल किसे नाम दिया जाता है? अब साहित्य कला के सापेक्ष अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कई सारे लेखक जो थे, आप भी जानते हैं, लेखक, चित्रकार या इन्हीं में आप कह सकते हो कि जो आपके क्या नाम आता है, वास्तुकार, ठीक है? इन सब की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा लाए गए थे? ये अधिक मात्रा में आपके बाबर के साथ आए थे, ठीक है? बाबर के साथ आए थे और बाबर यहाँ पे ला कर के क्या करता है, इन लोगों को बसाना चालू करता है। अलग-अलग विधाओं को अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा शुरू भी किया गया, टॉप लेवल तक पहुँचाया गया। जैसे चित्रकार की जब बात की जाए तो अभी हमने देखा चित्रकाल का जो स्वर्णकाल माना जाता है, ये हुमायूँ के शासनकाल को माना जाता। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो जहाँगीर था, जहाँगीर ने इसको क्या किया, अनंत ऊँचाइयों तक पहुँचाया। वास्तुकार की जब बात की जाए तो उसमें अभी हमने देखा किसके बारे में, शाहजहाँ की जब बात की जाए तो शाहजहाँ, इसका नाम मशहूर हो जाता है क्योंकि इसने ताजमहल को बनवाया। अब बात आती है साहित्य कला को लेकर के। तो साहित्य कला के सापेक्ष आपने देखा होगा एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम आता है अकबर। क्योंकि अकबर की जब बात की जाए तो अकबर ने क्या किया, लेखकों को संरक्षण देना चालू किया। क्या किया? लेखकों को संरक्षण देना चालू किया और लेखकों के संरक्षण के सापेक्ष आपने नाम भी सुना होगा अलग-अलग व्यक्तियों के बारे में। जैसे सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इसके नवरत्न कई सारे थे। नवरत्नों में आपने देखा होगा 2-3 लेखकों का नाम आता है। जैसे अबुल फजल की जब बात की जाए, आपने यहीं पे नाम सुना होगा किसके बारे में? शेख फैजी, ठीक है? तो शेख फैजी, अबुल फजल इन सब का नाम आपको देख मिलता है। इवन अबुल फजल की जब बात की जाए शेख फैजी तो ये हमारे संयोग से आपके यूपी के आगरा के ही समीप थे। और इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है, एक आपने नाम सुना होगा अकबरनामा और एक नाम आपको देख मिलता है जिसको हम बोलते हैं आईने अकबरी। क्या बोलते हैं? आइन ए अकबरी। तो आइन ए अकबरी और अकबरनामा ये दोनों नाम आपको दिख मिलते हैं। अच्छा, इसके ही माध्यम से आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे ख़ास करके अगर इसकी बात की जाए तो इसने और भी लोकेशन विशेष पे जो परंपरागत तरीके से कई सारे व्यक्ति होते हैं, उनको भी संरक्षित करना इसने जारी किया। इवन आप कह सकते हो इसके द्वारा जो एक धर्म चलाया गया था, जिसको नाम देते हैं दारुल उलूम, नहीं दारुल उलूम नहीं देते हैं, उसका नाम देते हैं, कौन-सा धर्म चलाया था इसने? बीरबल ने जिसको एक्सेप्ट किया था, बीरबल एकमात्र हिंदू, बीरबल एकमात्र हिंदू जिसने इस क्या क्या किया था, इस धर्म को स्वीकार भी किया था। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके सापेक्ष आप कह सकते हो कि इसने अनेक धर्मों का अध्ययन किया था और अनेक धर्मों के अध्ययन उपरांत इसने क्या किया था, एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है? अगर हम
अकबर की बात करें तो अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका मतलब कह सकते हो कि अलग-अलग रचनाएँ जो हैं या जो उसके संबंधित साक्ष्य वगैरह हैं, उसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट के सापेक्ष हम कह सकते हैं इसने क्या किया था, लगभग सबके बारे में अध्ययन किया और उसके परिणाम स्वरूप अपने यहाँ पे एक धर्म की शुरुआत करी। ठीक है? बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नाम आता है किसको लेकर के माघ मेला। माघ मेला की जब बात की जाए तो माघ मेला प्रयागराज में कितने वर्षों में मनाया जाता है? माघ मेला की जब बात की जाए तो माघ मेला का नाम देखने को मिलता है। माघ मेला की जब बात की जाए तो माघ मेला आपके यूपी में आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा माघ मेला, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये आपका जो फरवरी माह होता है, जनवरी-फरवरी की जब बात की जाए, तो जनवरी-फरवरी माह में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। मतलब हिंदू महीने के अनुसार, हिंदू कैलेंडर की जब बात की जाए, तो हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में, ठीक है? माघ महीना जो होता है, इसी माघ महीने में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। और माघ महीने की जब बात की जाए तो माघ महीना चूँकि प्रत्येक साल आता है, तो इस प्रत्येक साल में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है? क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है किसको लेकर के, हमारे यहाँ पर कुंभ मेला को लेकर के, तो आपने सदैव सुना होगा जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला, ये कुंभ मेला क्या किया जाता है, आपके 12 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा अर्ध कुंभ मेला। तो अर्ध कुंभ मेला की जब बात की जाए तो ये कब आयोजित होता है? ये प्रत्येक 6 वर्ष पे आयोजित होता है। तो कुंभ मेला 12 वर्ष पे आयोजित होता है और अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष पे आयोजित किया जाता है और ये भी आपके इसी प्रयागराज संयोग से आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, प्रयागराज जिसको हम क्या बोलते हैं? संगम नगरी के रूप में भी नाम देते हैं। संगम नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं बेसिक यहाँ पे गंगा, गंगा के अलावा यमुना और यमुना के अलावा सरस्वती, इन तीनों का संदर्भ आपको देखने को मिल जाता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती का जो आपका एक संगम है, इसी नाते इसको संगम नगरी कहा जाता है। वैसे प्रयागराज की जब बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? तीर्थों का राजा भी कहते हैं, ठीक है? तीर्थों का राजा इसे यहाँ पे नाम दिया जाता है। तो तीर्थों के राजा की जब बात की जाए तो तीर्थों के राजा के रूप में प्रयागराज का नाम लिया जाता है और इसी प्रयागराज में प्रति वर्ष क्या होता है, जो हिंदू महीने का माघ महीना होता है, इस माघ महीने में हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये मेला आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है? तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। सहयोग से आप कह सकते हो प्रयागराज में ये 2 मेले ही आपके आयोजित किए जाते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं। एक आपका कुंभ मेला और दूसरा माघ मेला, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रयागराज का संबंध। वैसे प्रयागराज की जब बात की जाए तो यहाँ पे ओडीओपी में कौन-सा बिंदु चयनित है? तो ओडीओपी में आपने सुना होगा मूज उत्पाद। मूज उत्पाद की जब बात की जाए, तो मूज उत्पाद नाम ध्यान रखिएगा। प्रयागराज को अभी हमने बताया था किसके रूप में? एक नगरी कही जाती है, अमरूद नगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमरूद का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में आपको देख मिलता है, ठीक है? तो इसका नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। प्रयागराज से एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा उनके बारे में। कई बार आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक की जब बात की जाए, जिनका नाम आता है हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया की जब बात की जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम ध्यान रखिएगा, जो बांसुरी वादन में काफ़ी फेमस माने जाते हैं, ठीक है? आगे की बात आती है कि नौचंदी मेला हमारे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष के किस जिले में आपका आयोजित होता है? नौचंदी मेला की जब बात की जाए तो नौचंदी मेला आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में आपका आयोजित किया जाता है? मेरठ में, आपके लखनऊ में, आपके बाराबंकी में, आपके आगरा में। अच्छा हाँ, एक विशेष सूचना आप सबके लिए, लज्जा तो आएगी नहीं, इसीलिए विशेष सूचना है कि कम से कम क्लास में जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करें, ठीक है? और क्लास लाइक करने के अलावा इसे साझा भी करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मतलब जब तक आदमी बोलेगा नहीं, तब तक आप लोग सुनोगे नहीं, एकदम गधा की तरीके से बैठे रहोगे। लाइक करने में कहा जाता है, हमें नहीं समझ में आता है। कौन सी चीज़ इसमें बुरी लग रही है? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? नेता बन रहे हो, लाइक करो इसे। नौचंदी मेला। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया जाता है? बेसिक अगर देखा जाए तो इस नौचंदी मेले के बारे में आपने सुना होगा। पहली बात, हमारे यहाँ पर क्या होता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये आयोजित जो किया जाता है, ये होली के बाद आपका आयोजित होता है। तो होली के बाद इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है? होली के बाद आयोजित किया जाने वाला यह एक आपका मेला होता है, जिसकी हम बात करें तो होली के बाद आयोजित होने वाला एक रंग-बिरंगा त्योहार होता है। रंग-बिरंगा
त्योहार के रूप में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। तो इस रंग-बिरंगे त्योहार या फिर रंग-बिरंगे मेले की जब बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये आपने कई बार सुना होगा मेरठ के अंदर। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में नौचंदी मेला आपका आयोजित किया जाता है और यहाँ पे आपने सुना होगा एक मंदिर है जिसका नाम है नौचंडी देवी का मंदिर। तो नौचंडी देवी मंदिर की जब बात की जाए तो इसी मंदिर के सापेक्ष में क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है? तो नौचंडी देवी का मंदिर जो है वहीं पर इसका आयोजन होता है, इसी नाते इसे नौचंदी मेला भी नाम देते हैं। शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो ये जो मेला होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको देख मिलती है। पहली चीज़ क्या देख मिलती है कि इसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। पशुओं का व्यापार किया जाता है। देखिए, पुराने मेले कहीं पर भी आपको मिलेंगे, तो जितने भी हमारे परंपरागत तरीके से पुराने बड़े-बड़े मेले लगते थे, उसमें क्या होता था? तो ये 3 चीज़ होता था। भाई सीधी-सी बात, किसान जो लोकल स्तर का था, वो अपने जितने प्रोडक्ट होते थे, वह मेले में लाता था बेचने के लिए। लोकल स्तर की जो छोटी-मोटी दुकानें होती थी, जैसे पेठा हो गया, खुमचा हो गया, फुल्की हो गई, चाट पकौड़ी हो गई, हाँ, खाजा हो गया या अलग-अलग वैरायटी की जो लाल-पीली रंगीन टाइप की मिठाई होती थी, वो चीज़ें आपको क्या होती थी, लोकल मेले में मिलती थी। और इन्हीं लोकल मेले में ही क्या होता था, किसान अपना व्यापार करता था, छोटे-मोटे व्यापारी आते थे और साथ ही साथ जो गाँव के किसान होते थे, पशुपालक, वो अपने पशुओं को लाते थे। तो बाकी जो लोग होते थे खरीदार के रूप में, वह यहाँ पे एकत्रित होते थे। यही आपका मेला होता था और कोई विशेष मेला थोड़ी ना। हाँ, इस मेले की एक ख़ास बात और होती थी कि अब चूँकि आज हम लोग भले हिन्नू-हिन्नू करते हैं, मुस्लिम-मुस्लिम, लेकिन पहले ऐसा कोई सीन नहीं था। हिंदू-मुस्लिम वाक़ई भाई-भाई हुआ करते थे और इस सापेक्ष में कोई भी मेला लगता था, चाहे वो मुहर्रम का मेला हो, चाहे ताजिया का मेला हो, चाहे आपकी शिवरात्रि का मेला हो या दशहरा का मेला, सभी वर्ग के लोग जाते थे, एन्जॉय करते थे भरपूर तरीके से। क्योंकि सीधी-सी बात, आज के तरीके से खलीहर थोड़ी ना थे, उनको अनाज थोड़ी ना मिल रहा था कि खा के केवल मोबाइल रील देखना और बकैती करनी है। अगर उनकी बात की जाए तो उनका एक ही पर्याय था कि खेती करनी है और मेहनत के दम पे खेती करनी है, नहीं तो उत्पादन नहीं होगा तो फिर हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। तो उनका पूरा का पूरा समय जो होता था खेतों में, बागवानी में, अपने पशुपालन में चला जाता था। तो परिवार के साथ ये छोटा-मोटा ओकेज़न जब आता, कोई मेला त्योहार, तभी वो समय बिता पाते थे। तो इस नाते ये इसका भरपूर एन्जॉय करते थे और यहाँ पे चूँकि आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जाते थे। इसी नाते कई बार हम क्या बोलते हैं, हिंदू-मुस्लिम एकता प्रतीक के रूप में भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है? तो हिंदू-मुस्लिम एकता प्रतीक के रूप में भी इसको नाम हम दे पाते हैं, ये जो नौचंडी देवी का मेला है। क्यों? क्योंकि नौचंडी सीधी-सी बात है, देवी का संबंध है, तो हिंदू से संबंध है, लेकिन मुस्लिम लोग भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में आते थे, तो इस नाते इसको हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। वैसे हमारे यहाँ पे पशुओं के व्यापार की जब बात की जाए, तो इससे समित एक मेला और आपको नहीं मिलता है, ददरी मेला। ददरी मेला की जब बात की जाए तो उसका संबंध कहाँ से है? यह आपके बलिया से समय देख मिलता है। तो बलिया से ददरी का मेला और एक मेला आपने सुना होगा आगरा में जिसको हम नाम देते हैं बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला या जिसको हम शुद्ध रूप से क्या बोलते हैं? ऊँटों का मेला भी नाम देते हैं। हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारे यहाँ पे एक मेला और आपने सुना होगा जिसको अकबर के द्वारा चालू किया गया था, सुलह-कुल महोत्सव, ठीक है? सुलह-कुल महोत्सव की जब बात की जाए तो सुलह-कुल महोत्सव नाम ध्यान रखिएगा, यह हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है? आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि बुद्ध महोत्सव, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका आयोजित किया जाता है? बुद्ध महोत्सव की जब बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे आपका किया जाता है? नाम की जब बात की तो सारनाथ, कुशीनगर, संभल या फिर आपके मेरठ में। बुद्ध महोत्सव। आज बुद्ध महोत्सव की जब बात की जाए तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं सबसे पहली बात हमारे यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के आपके महोत्सव होते हैं। जैसे ताज महोत्सव जो काफ़ी फ़ेमस है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये आपके आगरा में आयोजित होता है। आगरा में ताज महोत्सव। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? ध्रुपद महोत्सव। ध्रुपद महोत्सव की जब बात की जाए तो उसका संबंध कहाँ से है? यह आपके एक तो वृंदावन में आयोजित होता है, एक आपके बनारस में आयोजित किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बनारस और वृंदावन के अंतर्गत। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? ख़ास करके जब हम बात करते हैं आपके रामायण महोत्सव, ये कहाँ से समित है? तो रामायण महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है, आज के सापेक्ष में अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या के अंतर्गत, ठीक है? आपने इसी क्रम में नाम सुना होगा लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव। इसका संबंध कहाँ से है? तो नाम से पता चला लखनऊ के अंतर्गत, ठीक है? नामों की जब बात की जाए तो अभी आपने कन्नौज महोत्सव का नाम सुना होगा, कन्नौज महोत्सव। इसका संबंध कहाँ से है? तो कन्नौज महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कन्नौज से समीप देख मिलता है। ठीक है? नामों की जब बात की जाए तो इसी के अंतर्गत आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? कंपिल महोत्सव। कंपिल महोत्सव की जब बात की जाए तो कंपिल महोत्सव ये आपके क्या होता है? यह फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है।
ठीक है? फर्रुखाबाद में इसका आयोजन किया जाता है और ऐसे न जाने कितने आयोजन हैं, ठीक है? ऐसे न जाने कितने आयोजन हैं, जैसे आपने सुना होगा गोरखपुर महोत्सव। गोरखपुर महोत्सव की जब बात की जाए, तो गोरखपुर महोत्सव भी ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे? गोरखपुर में है। तो आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के हर एक शहरों में कुछ ऐसे न ऐसे आयोजन आपके चलते रहते हैं और बेसिक क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से कोई एक ऐसी गतिविधि आयोजित करते हैं जिसमें क्या होता है, लोग आते हैं, दर्शक जिसे हम कह सकते हैं और बड़े-बड़े व्यापारी वर्ग जो होते हैं, वो भी यहाँ पे सम्मिलित रूप से आते हैं। क्योंकि अब पुराने मेले तो लगभग बंद के हो गए हैं ना। अब आप समझिएगा, शिवरात्रि का मेला या दशहरे का मेला जो आपके यहाँ पे लगता है, वो कितना छोटा हो गया है। इवन आपने देखा होगा कि आधुनिकता का दौर समझिएगा, आप इसको सोच कर के शायद बुरा भी मानें लेकिन वाक़ई जो हमारे यहाँ पे परंपरागत तरीके से पुराने-पुराने मेले होते थे ना, अब उनकी मौलिकता टूटती चली जा रही है। मतलब जो मेला काफ़ी मशहूर होता था, वहाँ पे अब ना तो भीड़ है, ना तो व्यापारी है और इवन आप कह सकते हो कि जो एक लोलुपता होती थी उस मेले का इंतज़ार, क्योंकि सामान्यतः 1 साल में 1 बार लगता था, उसका इंतज़ार भी समाप्त हो चुका है क्योंकि उसकी जो पहिया है बन चुका है, वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। तो उसमें अब वो जो एक शुद्धि मिलती थी, वो बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है। तो इस नाते अब अलग-अलग रीजन में क्या है, नए-नए प्रकार के आपके प्रयोग किए जाते हैं, जिसके माध्यम से सीधे शब्दों में व्यापारी और दर्शक दोनों को एकत्रित किया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, खरीद-बिक्री बड़ी लेवल पे की जाती है। और साथ ही साथ उस शहर की जो गतिविधि है, उस शहर की जो मौलिकता है या फिर उसकी जो प्रसिद्धि है, उसको क्या किया जाता है, लोगों के बीच में कल्चरल आयोजन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तो इसी सापेक्ष में अगर हम बौद्ध महोत्सव की जब बात की जाए, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आपके आयोजित किया जाता है सारनाथ बेसिक में। सारनाथ, जहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा भगवान बुद्ध के द्वारा क्या किया गया था। बुद्ध की जब बात की जाए तो बुद्ध का अपना पहला उपदेश देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो बुद्ध का अपना पहला उपदेश देख मिलता है और यहीं से धम्म प्रकाश के सापेक्ष में इनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ से ही सारनाथ में यह बुद्ध महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है? तो बुद्ध महोत्सव की जब बात की जाए तो सारनाथ से जहाँ पे बुद्ध की अलग-अलग गतिविधियों को लोगों के बीच में दर्शाया जाता है, तो लोग एक तरीके से बौद्ध धर्म के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है? आगे की बात की जाए तो कल्याण, कल्याण नाम की एक मासिक पत्रिका जो है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? कल्याण नाम की मासिक पत्रिका की जब बात की जाए तो इसका प्रकाशन हमारे यूपी में होता है। बनारस, लखनऊ, गोरखपुर या फिर आपके कानपुर में। पत्रिकाओं की जब बात की जाए तो हमने कई बार बताया है कि हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी की जो सबसे पहली पत्रिका मानी जाती है, उसका नाम माना जाता है बनारस अखबार। तो बनारस अखबार के बारे में आपने सदैव सुना होगा, यह यूपी का क्या माना जाता है? यूपी का पहला अखबार माना जाता है। और यूपी के इस पहले अखबार की जब बात की जाए तो 1845 में क्या हुआ था? इसका प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? आपके बनारस से ही। तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से इसका प्रकाशन किया गया था। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये रोज़ ना निकल कर के सप्ताह में केवल 1 बार निकलता था। सप्ताह में केवल 1 बार निकलता था। अब बात आती है कि फिर रोज़ कौन निकलता था? तो दैनिक स्तर पे निकलने वाला एक हमारा जो अखबार आता है, इसका नाम आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। ख़ास अगर देखा जाए तो ये क्या होता था, ये दैनिक स्तर पे निकलता था और इसकी जब बात की जाए तो इसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। ठीक है? दैनिक के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे अंग्रेज़ी भाषा का अखबार, अंग्रेज़ी की जब बात की जाए तो अंग्रेज़ी भाषा का अखबार जो है जिसका नाम है लीडर, ठीक है? और यहीं पे अगर देखा जाए तो उर्दू भाषा का अखबार जिसको हम नाम देते हैं सरदल अखबार, ठीक है? सरदल अखबार, ये नाम आपको देख मिलता है किसके सापेक्ष? जब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं को लेकर के। इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो महिला आधारित पहली पत्रिका जिसको हम क्या बोलते हैं? बाल बोधनी। तो बाल बोधनी की जब बात की जाए तो इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये अलग-अलग नाम आपको दिख मिलते हैं। कुछ आधुनिकतम पत्रिकाओं की जब बात की जैसे आपने नाम सुना होगा प्रताप। प्रताप नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो ये आपके कानपुर से निकाली जाती है। आपने नाम सुना होगा दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की जब बात की जाए तो इसका प्रकाशन कहाँ से? ये आपके झांसी से निकाली जाती है, ठीक है? यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? एक पत्रिका के बारे में, जो ख़ास करके हमारे यहाँ पे निकाली जाती है कल्याण ज्योति के नाम से। कल्याण ज्योति की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके मथुरा से निकाली जाती है। मथुरा से कल्याण ज्योति का नाम देखने को मिल जाता है। कल्याण ज्योति कह रहे हैं अखंड ज्योति, ठीक है? अखंड ज्योति की जब बात की जाए, जैसे आपने शांतिकुंज का नाम देखा है ना, तो शांतिकुंज हरिद्वार में क्या है, एक अखंड ज्योति निकलती है, तो उसी सापेक्ष में यह आपकी क्या होती है, एक अखंड ज्योति जो है, यह यहाँ से निकलती है। इवन एक पत्रिका होती है जिसका नाम है युवक। युवक की जब बात की जाए तो ये भी क्या होता है,
ये भी आपके इसी मथुरा से निकाली जाती है, ठीक है? तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। कल्याण की जब बात की जाए तो कल्याण कहाँ से निकलती है? कल्याण आपने सुना होगा गोरखपुर से। आज गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में जो गीता प्रेस है, ये इसके लिए काफ़ी फ़ेमस है। गीता प्रेस गोरखपुर की जब बात की जाए तो इससे क्या होता है, ये कल्याण मासिक पत्रिका निकाली जाती है। ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक धार्मिक पत्रिका है। क्या है? धार्मिक पत्रिका के रूप में इसका नाम देखने मिलता है, ठीक है? तो धार्मिक पत्रिका की जब बात की जाए तो धार्मिक पत्रिका के रूप में कल्याण मासिक पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से निकाली जाती है। लास्ट टाइम आपने सुना भी था, अभी गीता प्रेस को क्या मिला था? गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गांधी शांति पुरस्कार की जब बात की जाए तो गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसी गीता प्रेस से ही समय थे राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका की जब बात की जाए तो जो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन वगैरह करते थे, तो इनकी डेथ हो गई है, तो डेथ होने के उपरांत इनको क्या किया गया है, आप कह सकते हो कि जो एक संदर्भ होता है, क्या बोलते हैं उसे, पद्म विभूषण पुरस्कार, तो पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? कहाँ पे स्थापित किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। रामपुर में, मथुरा में, लखनऊ में या फिर आपकी कानपुर में। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समेत आपको देख मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये कहाँ से देख मिलता है? अब यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर ऐसे बहुत सारे आपने संग्रहालय, बहुत सारे पुस्तकालय का नाम सुना होगा, जो संयोग से हमारे यूपी के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव राम के नाम से स्थापित है। अगर इनकी बात की जाए तो इनके नाम से कहाँ पे स्थापित है? तो आपने नाम सुना होगा रामपुर में। रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर में इनके नाम से। अच्छा, मथुरा में कौन-सा संग्रहालय है? तो मथुरा में मथुरा संग्रहालय आपको नाम देख मिलता है और इस मथुरा संग्रहालय की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने कनिष्क वगैरह के बारे में सुना होगा, क्योंकि बताया जाता है कि कनिष्क के जो सिक्के हैं, वह आपके मथुरा से प्राप्त हुए हैं। तो इसे यहाँ पे संरक्षित करके रखा भी गया है। तो कनिष्क मतलब आप कह सकते हो कुषाण काल की जब बात की जाए तो कुषाण काल के साक्ष्य जो हैं, वह आपके इसी मथुरा से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है? मथुरा संग्रहालय में। लखनऊ में एक नाम आपने सुना होगा राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय की जब बात की जाए तो राजकीय संग्रहालय जो यूपी का सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है? तो यूपी का जो सबसे पुराना माना जाता है, उसका नाम क्या है? लखनऊ संग्रहालय, ये नाम दिया जाता है। कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में आपने नाना साहब का नाम सुना होगा, नाना साहब संग्रहालय, ठीक है? तो नाना साहब के नाम पे एक आपका संग्रहालय यहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है? इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता से संबंधित, स्वतंत्रता को आधारित करते हुए स्वतंत्रता संग्रहालय आपके स्थापित किया गया है और ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये आपके मेरठ में देख मिलता है, जो 1857 की क्रांति आधारित आपको देख मिलता है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? जब हम संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय के ही स्वरूप में अभी आपने नाम सुना होगा जनजाति संग्रहालय, आपके यूपी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? जनजाति संग्रहालय की जब बात की जाए तो इसका संकल्पना जो है, यह आपके बलरामपुर जिले की जब बात की जाए तो बलरामपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। तो जनजाति संग्रहालय का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके बलरामपुर में स्थापित किया गया है। तो रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर की धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक पुस्तकालय, एक संग्रहालय, ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो आगे के संदर्भ में नाम आता है कि एकलव्य स्टेडियम, यह उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में आपको देख मिलता है? एकलव्य स्टेडियम। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में तो ऐसे कई सारे स्टेडियम हैं, लेकिन मुख्य जो नाम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, वो 4 क्रिकेट स्टेडियम आपने सुना होगा। जैसे एक नाम आपने सुना होगा इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम जिसको हम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के रूप में नाम देते हैं, कहाँ से समित है? लखनऊ में। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इकाना स्टेडियम ये आपको देख मिलता है। यहीं पे आपने नाम सुना होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की जब बात की जाए तो ये कानपुर में पड़ता है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम ये आपको देख मिलता है। इसके अलावा अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो नामों में ही आपने सुना होगा किसके बारे में? ख़ास करके जब हम बात करते हैं आपके नोएडा स्टेडियम का नाम, तो नोएडा स्टेडियम भी अपने आप में काफ़ी फ़ेमस है क्योंकि ये नोएडा में पड़ता है। हालाँकि इसमें कई सरकार के आपके गेम वगैरह आयोजित होते हैं। अभी आपने बनारस का नाम सुना होगा, बनारस में एक स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है और उसके लिए कह सकते हो उसका शिलान्यास वगैरह कर दिया गया है। इवन आप कह सकते हो कि अभी हमारे गाज़ियाबाद की जब बात की जाए तो गाज़ियाबाद में भी
एक स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, ठीक है? तो गाज़ियाबाद में भी एक स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो एक स्टेडियम आपके अमरोहा में बनाया जा रहा है। अमरोहा की जब बात की जाए, तो अमरोहा में भी एक स्टेडियम आपका डेवलप किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास वगैरह किया गया है। आपने लाल बरेली का नाम सुना होगा। लाल बरेली की जब बात की जाए, तो यहाँ पे भी एक आपका स्टेडियम, और इसकी जब बात की जाए, तो ये किसके नाम पे? आपने रानी रामपाल का नाम सुना होगा। तो रानी रामपाल के नाम पे एक हॉकी स्टेडियम ये आपके लाल बरेली में स्थापित किया जा रहा है। ऐसे कई सारे आपके स्टेडियम आपको देख मिलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, इसकी जब बात की जाए, तो ये कहाँ समित है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम की जब बात की जाए, तो यह लखनऊ में देख मिलता है। लखनऊ के अंतर्गत देख मिलता है। लखनऊ की जब बात की जाए, तो यहीं पे गुरु गोविंद सिंह के नाम पे आपने सुना होगा एक स्पोर्ट कॉलेज है। तो गुरु गोविंद सिंह की जब बात की जाए, तो इनके नाम पे क्या है? एक स्पोर्ट कॉलेज। ये कहाँ समित है? तो इसकी जब बात की जाए, तो ये आपके इसी राजधानी लखनऊ में। आपने नाम सुना होगा वीर बहादुर सिंह के बारे में। तो वीर बहादुर सिंह की जब बात की जाए, तो वीर बहादुर सिंह के नाम पे क्या है? एक स्पोर्ट कॉलेज। ये कहाँ से समित है? तो यह आपको देख मिलता है हमारे यूपी के, जब हम बात करते हैं गोरखपुर, तो यहाँ से इसका संबंध हो जाता है। अब बात आती है कि एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अम्बेडकर नगर जिले में देख मिलता है। अम्बेडकर नगर जिले की जब बात की जाए, तो वहाँ पे आपका एकलव्य स्टेडियम प्रमुख रूप से, ठीक है? नाम की बात करें, तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत विभाजन कब किया गया? राज्य का विभाजन कब किया गया? इस विभाजन की जब बात की जाए, तो इस विभाजन का नाम आता है 2000, 2002, 2003, 2004। यूपी का विभाजन बेसिक रूप में कब किया गया? तो विभाजन तो आप भी जानते हैं कि हमारे यूपी का शुद्ध रूप से विभाजन जो किया गया, ये 13 उत्तरी जिलों को काट करके, 13 उत्तरी जिले को काट करके क्या किया गया था? हमारे यूपी में एक नए शहर की स्थापना की गई, एक नए राज्य को बनाया गया, जिसको हम नाम देते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जब बात की जाए, तो उत्तराखंड का नाम देने की ये कब आपका डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था 9 नवंबर, 9 नवंबर सन 2000 की जब बात की जाए, तो 9 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया? इस यूपी के एक नए राज्य का आधार रखा गया, और तभी से हमने देखा है कि 9 नवंबर से ही हम क्या बोलते हैं? यूपी का एक वास्तविक भौगोलिक स्वरूप प्राप्त हुआ। भौगोलिक स्वरूप आपका जो प्राप्त हुआ, वह आपको देखने को मिलता है। तो वर्तमान जो यूपी है, वह हमें 9 नवंबर 2000 से प्राप्त हुआ, क्योंकि 13 उत्तरी जिले इसके साथ पहले से जुड़े थे। नाम आता है कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मुख्यमंत्री की जब बात की जाए, तो कौन से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में मुख्यमंत्री नहीं रहे? नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, या फिर सुखदेव राजभर? कौन से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे? अब आप भी जानते हैं यूपी में कई सारे लोग आपके अलग-अलग चरणों में मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, तो कौन से व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे? इस नाम की जब बात की जाए, तो इस नाम को हम देख पाते हैं नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, या फिर सुखदेव राजभर। तो नाम से ही क्लियर चल रहा है, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी की जब बात की जाए, तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपके मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कल्याण सिंह की जब बात की जाए, तो ये भी मुख्यमंत्री बने हैं। सुखदेव राजभर की जब बात की जाए, तो इनका संबंध नहीं आता है। नारायण दत्त तिवारी, या जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनडी तिवारी का भी नाम देते हैं। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी जब बात की जाए, जो कह सकते हो कि एकमात्र व्यक्ति हैं। किस मामले में? कि यह उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे। अर्थात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री बनने वाले नारायण दत्त तिवारी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, ठीक है? मुलायम सिंह यादव, इनका भी नाम देख मिलता है। एक नाम आपने और सुना होगा चंद्रभानु गुप्ता के बारे में। चंद्रभानु गुप्ता, इनकी जब बात की जाए, तो ये क्या है? ये भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमारे यहाँ पर 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। मायावती जी का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। तो राज्य के सापेक्ष में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र महिला मायावती, ठीक है? नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कितने केंद्र आपको दिख मिलते हैं? राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र मतलब आप कह सकते हो एनटीपीसी। एक आपने रेलवे का नाम सुना होगा। तो रेलवे के सापेक्ष आप भी जानते हैं कि रेलवे का एक विशेष क्रम आपको देख मिलता है, जिसको हम कहते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम कराया जाता है। लेकिन एनटीपीसी के अलावा हमारे यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा, यही एनटीपीसी जो है, इसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। मतलब जो ताप विद्युत उत्पादन हमारे यहाँ पर अलग-अलग वर्गों में किया जाता है, तो उसके अलग-अलग सेंटर स्थापित हैं। एक तो एनटीपीसी होता है, और एक आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ठीक है?
तो विद्युत उत्पादन निगम की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो एक आपके उत्तर प्रदेश राज्य का विद्युत उत्पादन निगम है और एक आपका एनटीपीसी है। एनटीपीसी के माध्यम से वर्तमान में यूपी के अलग-अलग रीजन में 7 सेंटर आपके स्थापित किए गए हैं, ठीक है? तो 7 सेंटर की जब बात की जाए तो 7 सेंटर आपके एनटीपीसी के रूप में आपके स्थापित किए गए हैं। बाकी जो है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के हैं। चिपको आंदोलन की जब बात की जाए तो इसका संबंध मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन। आपने कई सारे आंदोलन ऐसे सुने होंगे, लेकिन जब हम चिपको आंदोलन की बात करें, तो ये किस सापेक्ष आपका शुरू किया गया? हालाँकि अब तो ये आपके यूपी से समेत नहीं रहा, लेकिन इसका मूल हम कह सकते हैं कि यह जब शुरू हुआ था तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, क्योंकि अब तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है? चिपको, चिपको का संदर्भ आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं, खास करके कुछ एक ऐसे लोगों के द्वारा, जो विकास के नाम पे क्या कर रहे थे, अंधाधुंध जंगलों को काट रहे थे। तो उसी क्रम में उत्तराखंड के कुछ स्थानीय निवासी, जिसमें आपने नाम भी सुना होगा खास करके, तो अगर उनकी बात की जाए तो उनके माध्यम से क्या किया गया, पेड़ों से चिपक-चिपक के खड़े हो गए। कहा कि ये हमारे बेटे स्वरूप हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप इनको ऐसे नहीं काट सकते, जीवित सदस्य हैं। तो इसी मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे चिपको मोमेंट का नाम देते हैं, ठीक है? आपने नाम भी सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह की जब बात की जाए तो इन सब का नाम आता है। तो ये किससे समित आता है? ये आपके वन कटाई से समित आपको देख मिलता है। तो 80 के दशक में वन कटाई से समिति आपका चिपको आंदोलन कहाँ से समित है? ये आपके उत्तराखंड की जब बात की जाए, तो उत्तराखंड से समित आपको देख मिलता है, जहाँ पे विकास के नाम पे क्या किया जाता है, अंधाधुंध आपके जंगल काटे जाते हैं, ठीक है? नाम की बात की तो एक नाम ध्यान रखिएगा कानपुर। आज कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर किस एक उद्योग के लिए फेमस है? कौन-सा एक ऐसा उद्योग है, जिसके लिए आपका कानपुर काफ़ी फेमस है? खेल-कूद के सामान, मिट्टी के बर्तन, चमड़े के सामान, काष्ठ, नक्काशी, धातु। अब कानपुर नाम से ही पता चला कानपुर, वैसे तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का औद्योगिक राजधानी भी हम इसे नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक राजधानी की जब बात की जाए तो औद्योगिक राजधानी भी नाम देते हैं। आपने सुना भी होगा यहाँ पे होजरी की जब बात की जाए तो होजरी उत्पादन, सूती वस्त्र की जब बात की जाए तो सूती वस्त्र का उत्पादन और साथ ही साथ आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं चमड़े का उत्पादन अर्थात चर्म उत्पाद की जब बात की जाए, तो इन सब बिंदुओं के लिए आपका चिन्हित किया गया है। इवन आप कह सकते हो कानपुर में ही आपके उर्वरक और रसायन की जब बात की जाए तो इसका भी कार्य क्या होता है, प्रमुख रूप से किया जाता है। इवन आप कह सकते हो यहाँ पे आयुध कारखाना वगैरह का भी संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो आयुध कारखाना की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी कानपुर में स्थित है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो खेल-कूद का तो संबंध है ही नहीं, क्योंकि खेल-कूद के लिए आपका मेरठ समित है। मिट्टी के बर्तन के लिए आपने सुना होगा एक तो आपका निजामाबाद है और एक आपका चुनार है, एक आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे चिनहट है, आप यहीं पे कह सकते हो कि आपका गोरखपुर है और एक नाम आप कह सकते हो कि जो आपका खुर्जा है। तो ये सारे लोकेशन आपके क्या हैं, मिट्टी के बर्तन से हैं। काष्ठ नक्काशी की जब बात की जाए तो जैसे आपने चित्रकूट का नाम सुना होगा, चित्रकूट का नाम आता है। आपके महाराजगंज जिले की जब बात की जाए तो महाराजगंज जिला, ठीक है? इसके अलावा आप सिद्धार्थनगर जिले की बात करें तो सिद्धार्थनगर जिला, सिद्धार्थनगर जिला, ये सब इसमें शामिल होते हैं। चमड़े के सामान की जब बात की जाए तो चर्मनगरी के सापेक्ष में आपका कानपुर का नाम ही फ़ेमस है, तो चर्मनगरी के लिए हम कानपुर का नाम देख पाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आज के सेशन को विशेषतः हम यहाँ पे विराम देते हैं। हाँ, यूपी जीके आप अगर स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो ये सिद्धार्थ बैच देख सकते हैं, जो मात्र आपको केवल ₹99 में दिया जा रहा है। तो ₹99 में ये सिद्धार्थ बैच आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी करते हैं, चाहते हैं टेस्ट लगाना तो केवल ₹20 में 10 अंग्रेजी भाषा, 10 हिंदी भाषा का टेस्ट आपको दिया जाता है, तो आप इसे भी कैरी कर सकते हैं। बाकी क्लास की जो पीडीएफ होती है वो कहाँ पे मिल जाती है, तो इसको हमने कई बार बताया है। क्लास की जो पीडीएफ होती है वह आपको मिलती है, ये जो एप्लीकेशन है जीके जीएस बाय अमित पांडे, तो इस पे आपको प्राप्त हो जाती है। और अभी तक शर्म तो बिल्कुल नहीं आया होगा, क्लास को लाइक करना भी होता है। तो अगर क्लास में जुड़े हैं तो ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक और साझा भी कर दें, ठीक है? चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलेगा, तो आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले दिवस में, कल, तो वहाँ पे देखते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण संदर्भों के बारे में, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।